व्हाइट हाउस से आया ऑर्डर, ईरान पर फिर फटेगा बंकर बस्टर। ईरान के एक एक न्यूक्लियर ठिकाने को बर्बाद करेगा अमेरिका। ट्रंप ने तय कर ली है खामनेई से बदला लेने की नई तारीख। खामनेई की ब्रिगेड को चुन चुन कर मारेंगे अमेरिकी हथियार। अब से कुछ दिन पहले महायुद्ध का जो भीषण तूफान ईरान से उठा था, वो अब फिर लौटने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ी हलचल मचा दी है। ट्रंप का यह सोशल मीडिया पोस्ट भले ही कुछ शब्दों का हो, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने सौगंध खाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। यानी जिस जंग को ईरान के खिलाफ एक ब्रेक दिया गया है, वो जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। किसी भी वक्त ट्रंप के एक इशारे पर ईरान में तबाही की नई लहर उठ सकती है। किसी भी वक्त ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइलों के जखीरे को अमेरिकी वायुसेना टारगेट कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महायुद्ध का ये नया अलार्म बजा क्यों है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से का स्टीयरिंग ईरान की तरफ मोड़ दिया है? इसे समझने के लिए ईरान के विदेश मंत्री के हालिया बयान को समझना होगा। अपने ताजा बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी हमले में ईरान को हुए नुकसान की बात तो कबूली है, लेकिन इस कबूलनामे के पीछे उन्होंने एक बार फिर ईरान की जिद को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए साफ कहा है कि भले ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिकी बॉम्बर ने नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये ईरान के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। It is now stopped because yes, damages are serious and severe, but obviously we cannot give up our enrichment because it is an achievement of our own scientists, and now more than that, it is a question of national pride. ईरान के विदेश मंत्री के इसी बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को भड़का दिया है। यही वजह है कि जैसे ही अब्बास अराक्ची की तरफ से यह बयान दिया गया, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरान के परमाणु स्थलों पर कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, वो नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था, और जरूरत पड़ने पर हम फिर से ऐसा करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर अपने कदमों को फिर बढ़ाया तो इसका अंजाम पहले से भी भयानक हो सकता है। लेकिन ईरान भी यह साबित करने में जुटा है कि उसके ऊपर ना तो किसी हमले का मनोवैज्ञानिक असर हुआ है और ना ही वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से एक भी कदम पीछे हटने वाला है, क्योंकि हमला करके इसे नष्ट करने की कोशिश तो की गई, लेकिन फिर दोबारा इमारतें खड़ी की जा सकती हैं, मशीनें बदली जा सकती हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटी को दोबारा चालू किया जा सकता है। But the technology is there. Our nuclear program, our enrichment program is not something imported from outside that can be destroyed by bombings. It is developed by ourselves. It is an achievement by ourselves. The technology is there. The scientists are there. You know, the people who have run these facilities are there. Buildings can be rebuilt. You know, facilities can be rebuilt. Machines can be, replaced because the technology is there. I think the recent attack proved that there is no military option for our nuclear program. ईरान अपने मकसद पर अड़ा है। वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया की कोई ताकत उसे यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती। लेकिन किसी भी संभावित खतरे को भांपते हुए ईरान ये भी कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है। साथ ही ईरान अमेरिका को यह भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ाएगा।
लेकिन इसके बदले ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग जरूर की जा रही है। Coming for a win-win solution, I am ready to engage with them. I mean that we are ready to do any confidence-building measure needed to prove that Iran's nuclear program is peaceful and would remain peaceful forever, and Iran would never go for nuclear weapons. And in return, we expect them to lift their sanctions. This is a win-win game, and we are ready to engage in that. ईरान के विदेश मंत्री ने ये बातें फॉक्स न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट विद ब्रेड बेयर नाम के कार्यक्रम में कही है। यानी ईरान अपनी बात और मकसद सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंचाना चाहता है। इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई जिस डेथ टू अमेरिका जैसे नारे का जिक्र करते हैं, उसका मतलब है अमेरिका की वर्चस्ववादी नीतियों का अंत, ना कि अमेरिकी जनता के खिलाफ नफरत। They are all propagandas. You know, we have always said, the Supreme Leader and other officials in Iran have always said that death to America is in fact death to the, hegemonic policies of the United States, not to the people of United States. ईरान अपनी बातों के जरिए कई तरह के संदेश देना चाहता है। पहला ये कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाला, दूसरा ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं झुकने वाले, तीसरा ये कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ता रहेगा, चौथा ये कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान की अपनी उपलब्धि है, पांचवा ये कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है, और छठा ये कि पश्चिमी देशों को ईरान पर लगी पाबंदियां हटानी चाहिए। लेकिन इजराइल और अमेरिका जैसे देश किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति बने, क्योंकि ईरान के हाथों में न्यूक्लियर हथियारों को बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है और ट्रंप इस खतरे का जिक्र पहले भी करते आए हैं। Let me say that I've been saying for 25 years, even as a civilian, you cannot let them have a nuclear weapon, and that's what happened. It's been obliterated. It would be years before they could ever get going, and I really think it's probably the last thing. They have to recover from a hell of a tough war. दुनिया 13 जून 2025 का वो दिन नहीं भूल सकती जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और खामनेई के खासम खास वैज्ञानिकों को टारगेट करके इजराइल ने ईरान पर ये हमले किए थे। उस वक्त इजराइल ने ईरान के कई सैन्य कमांडरों और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को ढेर करने का दावा किया था। इस दौरान अमेरिका की मदद से फोर्दो जैसे बेहद संवेदनशील अंडरग्राउंड अड्डों पर B-2 बॉम्बर के जरिए बंकर बस्टर बमों से सीधा हमला किया गया था। यही नहीं, फोर्दो समेत ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर भीषण प्रहार किया गया था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि ईरान अपने न्यूक्लियर अभियान में कई साल पीछे चला गया है। I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove it. Plus they knew we were coming, and if they know we're coming, they're not going to be down there. उस वक्त आई सैटेलाइट तस्वीरों से भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुई तबाही साफ नजर आ रही थी। लेकिन ईरान की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाम मात्र का नुकसान हुआ है और जल्द ही वो दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा। कुछ इसी तरह का मैसेज इस बार ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन एक बात यह भी है कि ईरान अब तक जो सच कबूल नहीं कर रहा था, उस तबाही का भी सच अब्बास अराक्ची ने कबूल कर लिया है, और वो ये कि अमेरिका ने जहां जहां हमले किए वहां ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। خسارات البته باید بگم زیاده و جدی هم هست، ولی این که بازرسین بیان دقیقاً مطلع بشن این تصمیمی هست که باید گرفته بشه.
ईरान के खिलाफ जिस जंग में अमेरिका कूदा है, उस जंग को इजराइल की तरफ से शुरू किया गया है। और अब जब एक बार फिर एक नई जंग को हवा मिल रही है, तब ईरान की तरफ से आई एक खबर ने दुनिया में साइबर सनसनी फैला दी है, क्योंकि यह खबर उन्हीं 12 दिनों की जंग से जुड़ी है, जिन 12 दिनों में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए थे। इस नई खबर के मुताबिक ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग ने एक नया मोर्चा खोला गया, और ये मोर्चा था साइबर वॉर का। ईरान की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक इन 12 दिनों में देश पर 20,000 से ज्यादा साइबर हमले हुए, और ये हमले बाहर से किए जा रहे थे। इन साइबर हमलों में पेट्रोल पंप, अस्पताल, पेमेंट सिस्टम और खुदरा बाजार को टारगेट किया गया, यानी ईरान के आम लोगों की जिंदगी की रीढ़ पर हमला किया गया। ईरान के मंत्री सत्तार हाशमी ने संसद में जानकारी देते हुए कहा, हमने ऐसी जटिल साइबर जंग पहले कभी नहीं देखी। पहली ही रात में एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई ताकि देश की डिजिटल नब्ज पर नजर रखी जा सके। लेकिन इसका सबसे गहरा असर पड़ा डिजिटल इकोनॉमी पर। 10 मिलियन लोग जो इस क्षेत्र पर निर्भर थे, उनमें से 30% ने अपनी नौकरियां खो दी। ये सिर्फ डेटा की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी चुपचाप चलने वाली जंग थी जहां न गोली चली न बम गिरा, लेकिन ईरान का पूरा सिस्टम हिल गया। यानी उन 12 दिनों की जंग में ईरान को चौतरफा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब ईरान की तरफ से इन हमलों का जिक्र किया जा रहा है, तब इजराइल ने एक बार फिर गाजा में हमास के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा खोल दिया है। देर अल बला अब युद्ध की आग में जल रहा है। पहली बार इजरायली टैंक और जमीनी फौजें इस शहर में दाखिल हुई, और इजराइल का बारूद जमकर कोहराम मचा रहा है। खबर है कि पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने इलाके में पर्चे गिराए, लोगों को निकलने का निर्देश दिया, और फिर शुरू हुई भारी गोलाबारी, जिसमें दर्जनों घर, 2 मस्जिदें और यहां तक कि WHO का एक वेयरहाउस भी तबाह हो गया। देर अल बलहा वो शहर है जहां अब तक हजारों विस्थापित लोग थोड़ी राहत की उम्मीद में पहुंचे थे, लेकिन अब वही शहर युद्ध का नया मैदान बन गया है। 80,000 से ज्यादा लोग रातों रात एक बार फिर बेघर हो गए हैं। सड़कें चीखों और खून से लाल हो चुकी हैं। इजराइल का दावा है कि यहां हमास के सुरंग नेटवर्क, हथियार डिपो और बंधकों की संभावित मौजूदगी के चलते ये सैन्य अभियान जरूरी था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बचे हुए 23 बंधकों को बचाने की कोशिश में 20 लाख बेकसूरों की जान को इजराइल ने खतरे में डाल दिया है। WHO के मुताबिक उसके स्टाफ क्वार्टर पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। कई कर्मचारी हिरासत में लिए गए। UN गेस्ट हाउस भी हमलों की चपेट में आया। हालात ऐसे बन चुके हैं कि 2.3 करोड़ की आबादी वाले गाजा में अब सिर्फ 12% हिस्सा ऐसा है जहां लोग सिर छुपा सकते हैं। बाकी 88% इलाका या तो खाली करवाया जा चुका है या सेना के कब्जे में है। इस हमले से ठीक एक दिन पहले 73 फिलिस्तीनी उस वक्त मारे गए जब वो राशन की लाइन में खड़े थे। खौफ इस कदर है कि लोग अब खाने का सामान लेने से भी डरते हैं। राहत एजेंसियां लाचार हैं और बच्चों के शव मलबों से निकाले जा रहे हैं। दुनिया भर के 25 से ज्यादा देशों ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गजा की जमीन अब किसी सुरक्षित जगह की गारंटी नहीं देती। देर अल बलहा अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक प्रतीक बन चुका है उस युद्ध का जो बेगुनाह आम लोगों के सीने पर लड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, और वो ये कि क्या ईरान के विदेश मंत्री का बयान और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जंग के दायरे को विस्तार देने वाली है? क्या पश्चिम एशिया इस संभावित खतरे की ओर बढ़ रहा है? क्या पश्चिम एशिया उस संभावित खतरे की ओर बढ़ रहा है जहां से भड़की चिंगारी और नई चुनौतियों की जद में पूरी दुनिया आने वाली है?